ऐसे बोला जाता है कि यूपीएससी छोड़ के कोई चाय बेच रहा है, बट यूपीएससी छोड़ के आपने योगा में आ पाए। मैं मीन्स क्लियर नहीं कर पाई, तो शायद फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिजिकल वर्कआउट मुझे हमेशा से ही बहुत ल्योर करता था, बट योगा उससे पहले मैंने कभी किया नहीं था। बट जब मैं डिसिप्लिन हुई यूपीएससी की वजह से, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा योगा की तरफ बढ़ा। क्या मिला आपको योगा करने से? योगा करने से मुझे समझ में आया हाउ स्लो लाइफ इज इम्पोर्टेंट। कैसे एक सुबह की ढीली शुरुआत आपको करनी चाहिए। ध्यान का क्या मतलब है, ठहराव का क्या मतलब है, क्या होगा इससे? एकाग्रता, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में आज के लोगों में मिसिंग है। एकाग्र ध्यान नहीं लगता। योगा और मेडिटेशन तो अलग अलग चीज है क्या? नहीं, ये दोनों एक ही है। योगा एक ब्रॉड टर्म है, मेडिटेशन उसका पार्ट है। योगा 8 अंगों का एक है। जैसे मॉडर्न लोग योगा में ऐसी क्या एलिमेंट है जो मिस कर देते हैं, जो उनको करना चाहिए? थोड़ा 5 मंथ प्रेग्नेंट है, ये क्या सब लेडीज के लिए पॉसिबल है कि 5-6 मंथ्स में इतना एक्टिवली? अगर आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली कर सकते हैं। प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल रिस्पॉन्ड ऑफ एवरी वुमेन। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू। कैसे मैम? बहुत अच्छी। सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा। और आप यहाँ आए, आपकी वजह से मैं एक मैसेज आउट कर पाऊँगा अभी कि 400 प्लस पॉडकास्ट हम शूट कर चुके हैं और ओनली 50 अराउंड 50 to 60 वुमेन एंटरप्रेन्योर ही आई है। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट मैम को देख देख के प्लीज़ आप कम आउट कीजिए और अपनी बात रखिए। द फाउंडर्स ड्रीम आपके लिए एकदम आई थिंक राइट प्लेस है। अगर आप अपनी बात रख पाओगे तो बहुत सारी वुमेन को एनकरेज मिलेगा, एनकरेजमेंट होगा, जिससे शायद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन दिस शो। माय प्लेजर। कैसे मैम आप? एकदम बढ़िया। पहला सवाल करते हैं आपसे बढ़िया तरीके से। यूपीएससी छोड़ी आपने, और ऐसे बोला जाता है कि यूपीएससी छोड़ के कोई चाय बेच रहा है, बट यूपीएससी छोड़ के आपने योगा में आ पाए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। और जितने भी फाउंडर हैं, अगर वो योगा नहीं करेंगे जैसे मेरे जैसे, तो शायद उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी हेल्थ की। तो यूपीएससी छोड़ के फिर योगा इंस्ट्रक्टर क्यों, मतलब इस फील्ड में आना हुआ? यूपीएससी मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया। आई वाज वेरी यंग। उसके बाद में बट मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई, तो शायद फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिजिकल वर्कआउट मुझे हमेशा से ही बहुत ल्योर करता था, बट योगा उससे पहले मैंने कभी किया नहीं था। बट जब मैं डिसिप्लिन हुई यूपीएससी की वजह से, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा योगा की तरफ बढ़ा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे इंस्पायर किया टू गो फॉर सम जर्नी सो दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्रस्ट्रेशन इनटू सम प्रोडक्टिव एनर्जी। तो फिर मैंने योगा का साइड लेना स्टार्ट किया कि नहीं, योगा इज़ मच बेटर। तो यूपीएससी ने मुझे डिसिप्लिन किया और योगा ने मुझे ग्राउंडेड कर दिया। तो इस वजह से मैंने क्या डिफरेंस आया जैसे आपने योगा चूज कर लिया एज ए, फिर आपने उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, और क्या मिला आपको योगा करने से? योगा करने से मुझे समझ में आया हाउ स्लो लाइफ इज इम्पोर्टेंट। स्लो, कैसे एक सुबह की ढीली शुरुआत आपको करनी चाहिए, वो मुझे योगा से मिला। योगा में मुझे जल्दीबाजी जो रहती थी पहले, वो अपने आप बिना किसी फोर्स करे अपने आप परसेप्शन ही बदल गया। ये योगा करने वाला आपको कभी नहीं बता पाएगा कि उसने वो कैसे हासिल किया, बस वो हो जाता है। दैट्स अ एक्सपीरियंस। अगर कोई आपको बता रहा है कि योगा करने से ऐसा 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 हुआ, तो उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। योगा इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस मैं बस इतना सा कह सकती हूँ कि जो स्लोनेस मेरे अंदर आई, जो पेशेंस मेरे अंदर डेवलप हुआ फॉर बिकमिंग अ गुड बिजनेसमैन ऑल्सो, एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो, तो वो ज़रूरत थी उस समय की। शायद मेरा यूपीएससी इसी वजह से क्लियर नहीं हुआ था, बिकॉज मेरे में पेशेंस नहीं था। दीपिका मैम, छोटी सी बात करते हैं अभी कि एक आदमी को 15-16 साल ही मिलते हैं शायद कुछ बिल्डअप करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और फास्ट पेस की ज़िंदगी में आप बोल रहे हो स्लो डाउन हो जाए, तो क्यों? दिमाग से स्लो डाउन होने बोल रही हूँ मैं। दिमाग को स्लो रखोगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। वही अगर आप जल्दी-जल्दीबाजी में सोच रहे हो, उसको एक्टिवली आपने उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया बट सोचा ही नहीं, तो फेलियर जल्दी हो जाएगा। इससे तो बेटर है ना हम पहले स्लो रह के हमारी सक्सेस के चांसेस बढ़ा लें। जितना अच्छा सक्सेस चांस रहेगा उतना बढ़िया है। तो वो 15-16 साल और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएँगे। थोड़ा सा एलोबरेट करोगे इस पूरी बात को? बिल्कुल। अब जैसे मेरे को कोई डिसीज़न लेना है, डिसीज़न लेने के लिए मेरे को एक शांत माहौल चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ, मुझे हर चीज़ देखनी पड़ेगी, प्रॉफ़िट एंड लॉस। अब वही अगर मेरे दिमाग में जल्दबाज़ी होगी, पेशेंस नहीं होगा, तो मैं गलत डिसीज़न भी लेती हूँ, जो मैंने लिए हैं।
जैसे यूपीएससी का मैंने डिसीजन लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हुआ, सेकंड नहीं हो पाया। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा था कि मैं और जल्दी इसको फिनिश करूं, रेस में दौड़ी मैंने रिविजन्स नहीं करे, उस वजह से नहीं हुआ। वहीं अब जब मैं रिड्यूस करती हूँ अपनी चीज़ों को तो मेरे लिए वो आसान हो जाता है। बिजनेस के अंदर एक स्थिर माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, वो योगा देता है। योगा और मेडिटेशन तो अलग अलग चीज है क्या? नहीं, ये दोनों एक ही है। योगा योगा और मेडिटेशन, योगा एक ब्रॉड टर्म है, मेडिटेशन उसका पार्ट है। योगा 8 अंगों का एक है। अच्छा, आपने ऋषिकेश जाके भी योगा सीखा? हाँ। तो वहाँ पे किस गुरु से आपने दीक्षा ली या फिर सीखा, क्या किया? नहीं, मैंने शुरुआत बैंगलोर से की थी, श्री श्री स्कूल ऑफ योगा से। वहाँ से मैंने अपनी योगा की जर्नी शुरू करी, उसके बाद मैं ऋषिकेश गई। क्या लाइफ चेंजिंग लेसन रहा वो? लाइफ चेंजिंग लेसन, एक तो डिसिप्लिन, अनुशासन, सेम जैसा मैंने पहले बोला कि मेरे अंदर एक ठहराव आ गया था। वो ठहराव की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होना, एक्सेप्टेंस आ गया, सरेंडरेंस आ गया। वो सब मेरा यहाँ जाने के बाद, जब मैंने एक आश्रम लाइफ जी, सात्विक खाना, ध्यान को अपने केंद्रित करना, उसके बाद मेरे अंदर जो ठहराव मुझे लगा, वो अब तक का सबसे अच्छा मेरा उपलब्धि रही, वो मैं कह सकती सो मैम, ध्यान का क्या मतलब है, ठहराव का क्या मतलब है, क्या होगा इससे? हूँ। एकाग्रता, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में आज के लोगों में मिसिंग है। एकाग्र ध्यान नहीं लगता। जब तक आपके अंदर वो ठहराव नहीं आएगा, आप एकाग्र नहीं हो पाओगे। देखो, योगा का मतलब होता है चित्त वृत्ति निरोधया, मतलब अपने माइंड के जो रिपल्शंस होते हैं उनको रोकना। रोकने से मेरा मतलब है वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि थॉट्स तो 1001% आते ही आते हैं, लेकिन उनके साथ में संधि कर लेना कि वो आपके चित्त को परेशान ना करे, वो योगा है। तो जैसे ही आप पेशेंसली अपना ध्यान लगाना शुरू करोगे तो वो एकाग्र चित्त हो जाएगा। एक बार अपने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया, आपके लिए कोई भी चीज़ को हासिल करना डिफ़िकल्ट नहीं है। वो चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई बिज़नेसमैन तो हो। क्या यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ध्यान केंद्रित करके योगा करके काम पढ़ाई करे तो क्या वो यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? हाँ, अगर 30 टू 35 मिनट वो डेली रेगुलर दे सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उनको 30 मिनट देने से मैडम? बिल्कुल 30 मिनट्स, इट जस्ट नीड 30 मिनट्स रेगुलर, बिकॉज़ जो ऑलरेडी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, डिसिप्लिन तो है ही। उसको सुबह उठना ही है, उसको पता है, वो अपनी जर्नी जानता है, उसको पता है हाउ डिफिकल्ट इज़ टू क्रैक यूपीएससी। बस उसको ध्यान केंद्रित नहीं होता। ध्यान केंद्रित के साथ में बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं। आज 10 बुक्स है, 20 बुक्स है, लेकिन उसमें चुनाव नहीं कर पाता। वही अगर उसका चित्त शांत होगा, तो वो चुनाव कर लेगा, किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उसको खुद को पता होगा कि जर्नी कैसे करनी है, उसको बाहरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 30 मिनट अगर किसी के पास है तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी योगा में? बेस्ट प्रैक्टिस है, आप स्टार्ट कीजिए प्राणायाम से, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हो गए, अनुलोम-विलोम उसमें सबसे अच्छा है, वो आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 8 टू 10 राउंड्स आप सूर्य नमस्कार के लगाइए और एंड में मेडिटेशन से उसको रिलैक्स कर दीजिए, मेडिटेशन या योग निद्रा। अच्छा, आप स्पाइन, शोल्डर, नीज और एंकल्स कैसे के लिए स्पेशल अलाइनमेंट प्रोग्राम डिजाइन करती है, क्या है ये और कैसे करती है? ये अलाइनमेंट्स आपके बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे स्टार्टिंग में अपनी बात हुई कि आपने सूर्य नमस्कार किया और आपको साइटिका का पेन होने लगा। वो इसीलिए हुआ क्योंकि अलाइनमेंट के साथ नहीं किया था। आपकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं थी। मैं इसीलिए योगा प्रैक्टिस में, आसन प्रैक्टिस में स्ट्रेंथ को थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि वो जब से स्ट्रेंथ से आप ये समझ सकते हैं कि वो आपकी मिट्टी है। जब तक आप मिट्टी को नरिश नहीं करेंगे, तो आपका जो पोस्चर, आप उसके जो आकार बनाएँगे, वो ढंग से बनेगा नहीं। तो जब तक आपकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी, आप आसन नहीं कर पाएँगे अच्छे से। तो इसीलिए बेसिक अलाइनमेंट आपकी नी का, स्पाइन का इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज देखेंगे, हाल्फ ऑफ द पॉपुलेशन आर सिटिंग लाइक दिस। मैं सही बैठा हूँ क्या, बैठ होता? या यू आर करेक्ट, सिटिंग करेक्टली, हाँ। बट ऐसे बैठती है। अब अगर इसमें वो फॉरवर्ड बेंडिंग में जाने की कोशिश करेगी, तो जीवन में वो नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि बैक का स्ट्रेट होना ज़रूरी है, स्पाइन का सीधा होना ज़रूरी है। स्पाइन से सीधा होने से सिर्फ़ आपका पोस्चर नहीं, आपका नर्वस सिस्टम भी रेगुलराइज़ होता है। वो आपकी बॉडी के जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उनको भी चैनलाइज़ करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को भी चैनलाइज़ करता है। इसीलिए अलाइनमेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्पाइन एंड नी। मैक्सिमम इंजरीज़ हमारे नी, स्पाइन और एंकल पे आती है। हमारे जो प्रोग्राम्स है, अगर आप उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको यहाँ पे कभी इंजरी आएगी ही नहीं और आपके आसन विद डे और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे। अच्छा, योगा तो सब करते हैं मैम, ठीक है, बट जैसे मॉडर्न लोग योगा में ऐसी क्या एलिमेंट है जो मिस कर देते हैं, जो उनको करना चाहिए? ध्यान और प्राणायाम और वार्म अप्स।
हमको क्या लगता है योगा जो हमने आजकल इंस्टाग्राम पे देखा है बहुत फैंसी है, हैंडस्टैंड करेंगे, लेकिन उसकी पहले प्रिपरेशन नहीं करते। जैसे हमको अनाज लगाना है तो हम मिट्टी को तैयार करते हैं, उसी तरह से जब हमें कोई एडवांस योगा प्रैक्टिस करनी है या आसन लगाना है तो हम प्रिपेयर ही नहीं करते। प्रिपरेशन की वजह से जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया अलाइनमेंट इशू आता है और उनको रातों रात इम्प्रूवमेंट चाहिए। दे आर नॉट रेडी टू गिव टाइम। वो समय नहीं देना चाहते प्रैक्टिस को। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ मिस होती है योगा को आज हम समझते हैं सिर्फ आसन। आसन का मतलब होता है सुखम स्थिरम आसनम। जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति हो वो आसन है। आप जैसे इस तरह से बैठे हैं, आप इसमें आराम से बैठे वो एक आसन है। लेकिन अभी क्या हो गया मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आसन को ही योगा के इक्विवेलेंट मान लिया। दैट अगर आपको जैसे मैं सुबह आसन प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं पूरा योगा कर रही हूँ। यहाँ पे आपकी बाकी चीज़ें कवर नहीं होती। जैसे फूड, हम सात्विक मील नहीं लेते, ध्यान नहीं लगाते, मेडिटेशन नहीं करते, योग निद्रा नहीं करते। ये सारी चीज़ें मिसिंग है आज के मॉडर्न योगा में। योग निद्रा क्या होती है मैम? योग निद्रा कॉन्शियस स्लीप होती है जिसमें आपका माइंड एक्टिव होता है। आप उसको बस रिलैक्स कर रहे होते हो अपने खुद के थॉट्स देके, या अगर कोई आपका इंस्ट्रक्टर है तो वो अपनी एक सीक्वेंस बनाता है। उससे आपके दिमाग को आपके मेंटल रिजुविनेशन के लिए, बॉडी रिजुविनेशन के लिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्शियस स्लीप आप इसको समझ सकते हो। सोए नहीं मतलब? नहीं, सोने से पहले वाली स्टेज योग निद्रा होती है। इसमें आपके दिमाग की रिवायरिंग भी की जाती है। योग निद्रा में मतलब योगा में योग निद्रा का इतना इम्पोर्टेंस है कि इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक गुरुजी थे, उनके आश्रम में एक बहुत शैतान बच्चा है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता था। अब उसकी माँ भी परेशान कि कैसे करे, तो उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू किया लेकिन योग निद्रा में। वो जब हाफ स्लीप उसमें होता था वो उसको सब चीज़ें पढ़ाने लगे, सारे सब्जेक्ट्स का उसको ज्ञान दिया। जब वो 21 ईयर का हुआ तो वो प्रकांड विद्वान था। इसका एक एग्जाम्पल और है, मंदिर के पास में जो चौकीदार होते हैं, जो मंदिर का ध्यान रखते हैं, वो सुनते नहीं है वो आरती, नींदों में होते हैं, फिर भी उनको सारी आरती याद होती है क्योंकि उस टाइम पे उनका दिमाग एक्टिव होता है और उस चीज़ को सुन रहे होते हैं। योग निद्रा इतना पावरफुल है, वो अनकॉन्शियसली योग तो निद्रा आप में क्या रहते बोल रहे हो कि बाद में आज पॉडकास्ट करता हूँ, योग निद्रा स्टार्ट करूँ और सारी बुक्स का ऑडियो चला दूँ हैं। हाँ, और रोज रात में वो ऑडियो चला के सोऊं जब तक मेरे को नींद नहीं आ जाए? तो क्या मैं वैसे शब्दावली का प्रयोग आने वाले टाइम पे किसी इजीली, पॉडकास्ट में कर सकता हूँ? आराम से, क्योंकि उस समय जब आप हाफ स्लीप पोजीशन में हो तो आपका जो मन का चित्त है, मतलब जिस चित्त की मैं बात कर रही हूँ, आपकी अवेयरनेस है वो किसी एक जगह पर जाएगी ही जाएगी जो साउंड आप सुन रहे हो। तो जब आपका पूरा एक एकाग्र चित्त उस तरफ लग चुका है तो दिमाग आपका तो ऑलरेडी एक्टिव है, तो वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करेगा बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो उस तरह से हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। मेरा 5 मंथ प्रेग्नेंट है। 6 6 मंथ्स, और मैं तो देखा है बहुत लेडीज को कि 6 मंथ प्रेग्नेंट मतलब घर पे रहना। आप एक्टिवली बात भी कर रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये क्या सब लेडीज के लिए पॉसिबल है कि 5-6 मंथ्स में इतना एक्टिवली? अगर आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इजीली कर सकते हैं। जो बहुत कम महिलाओं को मेडिकल इश्यूज होते हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्ड ऑफ एवरी वुमेन। मतलब वो आपकी बॉडी अगर अच्छी स्टेट में है तो प्रेगनेंसी एक नेचुरल रिदम है आपकी बॉडी का जो होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। बट है कि आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया है या नहीं किया। जैसे मैं योगा ट्रेनर हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग योगा फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। 8 सालों से मैं योगा कर रही हूँ, मैं आसन डेली प्रैक्टिस करती हूँ, कॉन्शियस ईटिंग है मेरी, माइंडफुल ईटिंग है मेरी, डेली मूवमेंट है। अदर देन आसना प्रैक्टिस में योग निद्रा रेगुलर करती हूँ, मेडिटेशन रेगुलर करती हूँ, सरेंडर प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरा बॉडी एकदम परफेक्ट है, तो मुझे दिक्कत नहीं आती। मुझे पता है मेरी बॉडी के लिए क्या सही और क्या गलत है। ये अवेयरनेस है अगर आप में तो आप भी कर सकते हैं। मतलब पुशअप पुलअप्स भी कर सकते हैं अगर मैं कोई करती हूँ। प्रेग्नेंट है तो? इवन आई एम प्रैक्टिसिंग एरियल योगा इन 6 मंथ प्रेगनेंसी। तो आप स्ट्रॉन्ग होना, आप तो 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए कर पा रहे हैं ना। मतलब आप एक नॉर्मल वुमेन की बात करते हैं जिसने नहीं किया है। अब जैसे मान लो कि किसी की प्रेगनेंसी होने वाली है 1 साल में, वो तैयारी करने वाले कि भैया कि नेक्स्ट ईयर प्रेग्नेंट हो जाएंगे, उसके अगले साल होंगे, तो क्या 1-2 सालों में वो प्रैक्टिस करे ऐसे योगा और फिर वो इतने एक्टिव रह सकते हैं? आराम से, बिकॉज दे आर अवेयर उनको क्या करना है। आपको योगा, अगर मैं आपको दोबारा बोलूँ, इट इज़ एक्सपीरियंशियल। योगा आपको एक चित्त को, आपकी जिसे बोलते हैं ज्ञान चक्षु, इस तरह से ओपन करता है कि मुझे पता है ये मूवमेंट मेरे लिए सही है या नहीं है। बट क्या फ़र्क पड़ेगा, एक बात बताइए मैडम, कि मतलब आप योगा कर रहे हो और आप एक्टिव ही हो, और जो योगा नहीं कर रही है वो भी, उनके भी एक बेबी होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? दोनों बेबी में कोई डिफरेंस होगा या फिर आप में डिफरेंस होगा? अवेयरनेस डिफरेंस होगी। बच्चे का चित्त और जो एक योगा करते हुए व्यक्ति अगर प्रेग्नेंट होता है तो उस बच्चे का चित्त और ज़्यादा सुलझा हुआ होगा। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे पता चलेगा?
उसके अंदर पेशेंस होगा, बच्चे में भी। पेशेंस में एकाग्रता होगी, वो किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं रहेगा, वो पढ़ाई करेगा, सब कुछ करेगा। आपने देखा है कुछ बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते। उनकी मदर्स का उसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। मदर उस समय क्या सोच रही थी, कैसे उसने अपने जीवन यापन किया उस पर्टिकुलर दौरान, वो जो 9 महीने उसने निकाले, किस तरह से निकाले, उसका पूरा इफ़ेक्ट उसके बच्चे पे पड़ता है। योगा के अंदर गर्भ संस्कार होता है। वो इसीलिए करते हैं आजकल, ताकि जो बच्चा ऑफस्प्रिंग आ रहा है जीवन में, वो जो पहले वाले में नहीं है वो अब में हो। आप देखेंगे बच्चों का इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए भी कई मदद योगा प्रैक्टिस करती है। अगर आपको प्रेग्नेंट वुमेन को कोई डूज़ एंड डोंट्स बताने हों, तो क्या होंगे? डोंट कंपेयर योर बॉडी टू एनीवन। आपकी बॉडी है, अपने सिग्नल सुनिए, अपने कैसे बताऊँ मैं इस चीज़ को, कि अपने बॉडी के लिमिटेशंस जानिए और उसके अकॉर्डिंग ही योगा प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इवन यू कैन डू वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो भी आपको करना है बट करते हैं। और कॉन्शियस मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। डेली 30 मिनट टू 45 मिनट वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉन्शियस ईटिंग, डोंट ईट फॉर 2, यू डोंट हैव टू ईट फॉर 2। इट इज़ योर बॉडी अपने आप डिमांड कर लेगी उसको कितना खाना है, उतना ही खाइए। बॉडी सिग्नल देती है, उसको एड्रेस करके उतना ही खाइए, 2 जनों के लिए नहीं खाना। यू जस्ट नीड टू ऐड एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज टू व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, नथिंग मोर देन दैट। कैसे पता करें कि किसको मतलब बहुत तेज भूख लग रही है, चक्कर आ रहे होते हैं, वैसा पता पड़ता है? कैसे पता चलता है? अपने आप, इसमें ना चक्कर आते हैं। अगर आपने प्रॉपर मील लिया है, बैलेंस्ड मील लिया है, तो कुछ भी नहीं होगा। बस आपको अपने हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स का ध्यान रखना है कि वो आप सरप्लस ले रहे हो। बट बहुत लोग तो जैसे कोई एक्टिव वुमेन है प्रेगनेंसी के दौरान, उनको जज करने लग जाते हैं कि इतनी एक्टिव कैसे है? ये हमारा 60 साल पुरानी थिंकिंग है ये। अभी भी मुझे भी जज किया जाता है, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, आप एरियल योगा मत करो, उस पे चढ़ो मत, लूमो मत, बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, बच्चा परेशान होगा। बाकी स्टैग्नेशन इज़ एनिमी फॉर अ प्रेगनेंसी। वो अगर आप एक जगह बैठे हो तो वो एनिमी है, वो आपके नेचुरल डिलीवरी को भी डिले करेगा, कंसेप्शन भी डिफ़िकल्ट कर देता है, बिकॉज़ आपका पेल्विक फ्लोर ओपन ही नहीं हुआ है। अब जहाँ आपका पेल्विक फ्लोर ओपन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आएगा, प्लस डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आएगा। वहीं अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपका पेल्विक रीजन अच्छे से ओपन रहेगा, तो डिलीवरी भी ईज़ी हो जाएगी और कंसेप्शन भी ईज़ी हो जाएगा। मूवमेंट इज़ फ्रेंडली, मूवमेंट इज़ मस्ट फॉर वुमेन, बट आजकल नहीं करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ मेडिकल सिचुएशन तब मत करो। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है कि आपको नहीं मूव करना है, जैसे आईवीएफ्स हो रहे हैं, आईयूआई होते हैं, उस टाइम पे अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि मूवमेंट कम करो तो आपको करना चाहिए। बट अगर आप एक्टिव हो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईज़िली मूव कर सकते हो। तो ऐसे एज़ ए योगा इंस्ट्रक्टर, एज़ ए फाउंडर आपका क्या सपना है? आप क्या करना चाहते हैं? सपना बस योगा को हर जगह लेके जाना। और दूसरा, उम, इसका मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे आगे क्या करना है। आई एम जस्ट डूइंग इट, आई एम नॉट फॉलोइंग। मैंने अभी कोई टारगेट सेट नहीं किया है। जो टारगेट मेरे रास्ते में आता जाएगा मैं उसको फुलफ़िल करती हुई जाऊँगी। अभी हमारे यहाँ पे 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऑनलाइन हैं, मेरे स्टूडियो पे भी हैं। तो वहाँ पे हमने 50 लेडीज़ को सिंपल रेगुलर लाइफ़स्टाइल चेंजेस करके नेचुरली बॉडी उनकी कंसीव कर चुकी है, जिनको डॉक्टर ने आईवीएफ भी बोल दिया था। कई बार क्या होता है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक लाइफ़स्टाइल इश्यू होता है, उस वजह से बॉडी अपने नेचुरल रिदम से या नेचुरल सर्कैडियन रिदम से दूर चली जाती है। हम बस उसको अलाइन करते हैं, जैसे टाइम से सुला देना, फॉर एग्ज़ाम्पल स्लीप बाय 11 ओ क्लॉक। उससे जल्दी सोते हो तो और भी अच्छी बात है, बट 11 बजे तक सो जाओ, ताकि आपका जो सर्कैडियन रिदम है, सर्कैडियन रिदम से मेरा मतलब है स्लीप, आपका जो बॉडी क्लॉक है स्लीप का, वो अगर आप दोबारा रिटेन करते हो तो आधा तो 80% काम आपका वहीं हो जाता है। क्योंकि जब आप सो रहे हो तो आपके हार्मोन्स, आपके मसल्स, आपके बोन्स, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब दोबारा रिजुविनेट होता है। अगर आपने वो रिजुविनेट ही नहीं किया तो बॉडी विल बी अंडर स्ट्रेस। जहाँ आपकी बॉडी स्ट्रेस में आई, आपके बॉडी के बाकी के जो भी फंक्शन है, स्पेशली रिप्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो पहला काम जो हम करते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, वो किसी भी चीज़ की हो, हम कहते हैं कि आप पहले अपना स्लीप सही कीजिए। स्लीप सही करते ही अपने फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं माइंडफुल ईटिंग। जैसे मैं रात में खाना नहीं खाती, इवन आई एम प्रेग्नेंट, आई डोंट ईट आफ्टर 6-6:30। दैट इज़ द और शायद मेरे को याद ही नहीं है मैंने कभी रात में खाना खाया। ग कब खाते हैं आप खाना? मैं बिफोर सनसेट। दैट इज़ द बेस्ट थिंग माय पेरेंट्स हैज़ गिवन मी। अच्छा मैडम, अभी खाने की बात ही कर रहे हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब भी वुमन प्रेग्नेंट होती है तो खाने की क्रेविंग होती है। आइसक्रीम, अलग-अलग चीज़ें, तो क्या उसको भी रोक दें फिर? नहीं खाइए, पोर्शन कंट्रोल कीजिए। जहाँ आप एक टब भर के खा रहे हैं, वहाँ पे एक स्कूप से काम हो सकता है। एंड अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप उतना खाएँगे तो गेस्टेशनल डायबिटीज़, नो
बीपी, एसिडिटी, हाइपरटेंशन, बर्निंग सेंसेशन, ये सब होगा। तो अगर आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा रहेगा। इवनिंग के बजाय आप डे टाइम में खाइए, लंच में ले लीजिए, ब्रेकफास्ट टाइम पे ले लीजिए। जैसे ब्रेकफास्ट में आपने एक अच्छा प्रोटीन डाइट अपना लिया, उसके बाद में अगर एक स्कूप आइसक्रीम खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोटीन डाइट। प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा के रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेरे को एक बात थोड़ा, आज तक पूरा हेल्थ सिस्टम में प्रोटीन के अलावा कुछ मिला नहीं क्या किसी को भी? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन बैलेंस डाइट इज मस्ट। कार्ब्स भी इम्पोर्टेंट है, स्वीट भी इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन भी इम्पोर्टेंट है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट बिकम मोर एसेंशियल, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही है, एक अनदर ह्यूमन आपके अंदर। ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो थोड़ा प्रोटीन। और इस टाइम पे आयरन डेफिशिएंसी बहुत होती है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए आपको डाइट में थोड़ा सा लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, ये सब खाना चाहिए। अगर कोई पीसीओएस और मतलब इनफर्टिलिटी इश्यू से अगर गुजर रहा है और वो योगा करना स्टार्ट कर दे, तो कैसे हेल्प करेगा उनको? पीसीओएस लाइफस्टाइल इशू है, वो लाइफस्टाइल इशू है। आप जैसे ही अपना लाइफस्टाइल इशू मैनेज करोगे, वो अपने आप पीसीओएस पीसीओडी मैनेज हो जाएगा। हार्मोनल इशू है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल इश्यूज है। बेसिक जो मेन इसमें फैक्टर प्ले कर रहा है वो है स्लीप डिप्राइवेशन। मेरे पास में सब एज ग्रुप की फीमेल्स आती है, लाइक अर्ली 20s, मैं अपने 30s में अब एंटर करूँगी, तो हर एज की मेरे पास फीमेल्स आती है और उन सबके साथ में एक ही प्रॉब्लम है, लेट नाइट्स। वो जगना ही प्रेफर करते हैं, सोना ही नहीं चाहते। तो जैसे ही आप पर अपने ये तो बायोलॉजिकल है ना मैडम, जैसे लेडीज को थोड़ा लेट नींद आती है और सुबह लेट उठना उनको पसंद होता है। ये तो जबरदस्ती, मतलब ऐसा ऐसा सुना है मैंने। नहीं, इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल। अगर आप जल्दी सोते हैं, आपका नींद पूरा हो रहा है, 7 to 8 आवर्स की नींद अगर आप ले रहे हैं, तो आधा तो हीलिंग वहीं पे हो गया आपका। हॉर्मोन्स आपके रात में ही रीसेट होंगे। हॉर्मोन्स का, जिसको अपन इमोशनल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो भी आपका रात में ही रीसेट होगा जब आप सो रहे हो, जब आपका बॉडी रेस्ट में। आप बताओ, जब हम मशीन को भी सही करते हैं तो उसको बंद करके ही करना पड़ता है। तो शरीर आपका मशीन है, अगर आपको इसके सिस्टम को सही करना है तो बंद करना ही पड़ेगा। वो हम करते नहीं हैं, क्योंकि लेट नाइट काम करना है, लेट नाइट पार्टीज करने। आजकल के बच्चे पिल्स ले रहे हैं जस्ट टू स्लीप। यस, ये एक 21 ईयर ओल्ड का एक्सपीरियंस है मेरे पास में। वो पिल्स लेती है क्योंकि उसको नींद ही नहीं आती। इनको शायद स्लीपिंग पिल्स और ये सब लेते हैं, ये लेने के बाद ही नींद आ रही है। आपके पास कोई आया है अपने कस्टमर, मतलब आपके पास कोई क्लाइंट आए हैं ऐसे हमने ट्रीट किया है। जो स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं? हाँ, उनको नींद ही नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बॉडी क्लॉक ही बिगाड़ लिया। उनको स्ट्रेस नहीं है क्या जिंदगी में? स्ट्रेस है ना, रात जगी इसीलिए रहे क्योंकि स्ट्रेस है। स्ट्रेस एड्रेस ही नहीं हो रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेस है। आई विल से दिस, कंपटीशन, एक्स्ट्रा कंपटीशन का स्ट्रेस है। मतलब किस तरह की बातें करते हैं आपसे आते हैं कि मतलब किस चीज का स्ट्रेस होता है उनको? करियर, एक जना दूसरे से आगे निकल जाएगा। रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा होंगे आई गेस, तो करेक्ट। आगे निकलना पीछे निकलना, वो बात। रिलेशनशिप इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। मतलब उनके अंदर एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, या उसका है, इसका ऐसा नहीं। फीमेल्स में ये चीज ज्यादा है, उनमें ज्यादा है। कंपटीशन है उनके अंदर। रिलेशनशिप, वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रही हूँ। हमारा इमोशनल मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा वीक है, वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा, और मैनेज नहीं होगा तो स्ट्रेस देगा। जहाँ आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, या आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा। कॉर्टिसोल सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन ये आपके बॉडी के हर सिस्टम को इफेक्ट करता है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, गट हेल्थ खराब कर देता है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके जाठर अग्नि, आपके डाइजेशन को दी गई है। जिसे बोलते हैं ना गट हेल्थ, गट, मेरा गट ये कह रहा है, मतलब यहाँ से आवाज आती है। यहाँ से आवाज़ आती है। तो कॉर्टिसोल इंक्रीज होते ही आपके बॉडी का गट खराब हो जाता है। जहाँ गट खराब हुआ तो फिजिकल मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा, तो इमोशनल कैसे करेंगे? वहीं से आपका लाइफस्टाइल इशू शुरू होना स्टार्ट होता है। पहले कॉर्टिसोल हाई हुआ, गट खराब हुआ, फिर आपके डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। छोटे बच्चे हैं जिनके, मतलब मैं बोलूँगी उस उम्र में तो सोच भी नहीं सकती थी कि एसिडिटी होती होगी। 22-23 साल के बच्चों को इतना ज़्यादा एसिडिक इश्यूज है, गट हेल्थ प्रॉब्लम है सबकी। एक तो फूड खराब, ऊपर से सोते नहीं है। तीसरा, उनके जीवन में लेथार्जिकनेस इतनी ज़्यादा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा है कि जो खाया है वो पच नहीं रहा। तो वो आप सोचो ना, शरीर में वो सड़ा हुआ है, तो ना आपका दिमाग सही चलेगा, ना बॉडी सही चलेगी, तो आपका सिस्टम बेटर होगा कैसे? पानी कितना पीना चाहिए मैडम? मैं पानी पिया, कितना पानी पीना चाहिए? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 लीटर्स। हाँ, लेकिन एक साथ गल्प डाउन नहीं करना चाहिए। पानी को सिप सिप करके पीजिए। बीच में ये बहुत ज़्यादा आ गया था, सुबह उठते ही 4 गिलास पानी पियो। हाँ, मैं एक बार तो मेरे साथ भी हो गया, सही बता रहा हूँ कि मैं
जैसे मेरा एक फ्रेंड था तो वो पीता था 1 पूरे लीटर, तो उसकी बॉडी अलाउ करती थी। मैंने कहा ये कैसे पीता है? फिर एक देख के तो मैं भी 1 लीटर पीने लगा, पेट दुखने लग जाता है। हाँ, आप नहीं पी सकते, दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। बीच में ये बहुत आया था, सुबह उठते ही 4 ग्लास पानी पी लो, वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। वाटर पॉइज़निंग सुना होगा आपने, कई बार वो भी कर देता है वो। पानी उतना पियो जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। जैसे मैं तो सुबह उठ के अपना 1 डेढ़ ग्लास पानी पी के रेस्ट करती हूँ, वो भी सिप-सिप करके, गल्प डाउन करके कभी पानी पियो ही मत। 3 से साढ़े 3 लीटर पानी बहुत होता है, बट उसको डिवाइड करो पूरे दिन में। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही 2 लीटर पानी पी लिया, ऐसा नहीं करना। आप 1 ग्लास पानी लीजिए, थोड़ा बैठिए। उठने के बाद एक स्लो मॉर्निंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह उठते ही आप जल्दी करेंगे, आपका दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब आयुर्वेद के हिसाब से आपके बॉडी का भी क्लॉक होता है। सुबह कफ का टाइम होएगा, फिर पित्त का टाइम आएगा, फिर वात का टाइम आएगा, कभी पित्त वात का टाइम मॉर्निंग, फिर उसके बाद दोबारा से क्लॉक चलती है। तो जब मॉर्निंग है तो उसको स्लो रखो। इसीलिए मॉर्निंग वर्कआउट्स आर मोर इफेक्टिव। बिकॉज़ यू नीड मोर एनर्जी इन द मॉर्निंग। और रात में लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। हाँ, अब आप बताओ, रात में एक्सरसाइज कर रहे हैं उनकी बॉडी का, उस टाइम पे उन्होंने बॉडी को एक्टिव कर लिया पहले तो पूरे दिन की थकान है, और फिर रात में फिर वर्कआउट कर, और थका लो बॉडी को। नहीं करना चाहिए। योगा भी रात में कर रहे हैं, मैंने देखा मेरे हाँ, अपार्टमेंट में है बहुत लोग। हाँ, करते हैं, दे डू। रात में करना है तो फिर उनको स्लो पेस करना चाहिए। फिर सूर्य नमस्कार ना करके चंद्र नमस्कार कीजिए, सिंपल स्ट्रेचेस कीजिए, अनुलोम-विलोम कीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका और कपालभाति अवॉइड कीजिए। सोने से पहले अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो नहा के सोइए। बेस्ट लाइफस्टाइल टिप्स क्या है मैडम आपकी तरफ से? वॉक रेगुलर। उसके अलावा ईट एज पर योर बॉडी अलाउ। कॉन्शियस ईटिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। एंड नींद, स्लीप। अगर मैं बोलूँगी कि आप वर्कआउट करो, आसन प्रैक्टिस करो, अच्छा खाना खाओ, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी नींद सही नहीं है, तो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बॉडी रीसेट ही नहीं होगी। अच्छा, 21 डेज फर्टिलिटी और स्लीप वर्कशॉप, मतलब सबसे एक लाइफ चेंजिंग हैक कौन सा आता है आपके यहाँ पे इसमें? लाइफ चेंजिंग हैक इज़ 21 डे स्लीप वर्कशॉप। क्या होता है इसमें, कैसे कब उसके अंदर हम लोग 21 डेज तक प्रैक्टिस देते हैं हर इंडिविजुअल को कि आपको किस तरह से अपनी नींद को नेचुरली सही करना है, जिनका भी डिस्टर्ब है। क्योंकि जब हमारे पास कॉल्स आने लगे इस चीज़ के लिए, तो मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि हम बेड पे गिर जाते हैं बट नींद नहीं आती। सुबह उठते हैं तो थके हुए उठते हैं। तो इसके अंदर हमने एक प्रैक्टिस बनाई ऑफ सर्टेन प्राणायाम्स, आसना प्रैक्टिस, रिचुअल्स, जो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करे, एंड नाउ द रिजल्ट्स आर गुड। मैं ये नहीं कह रही कि ओवरनाइट रिजल्ट्स आ जाएंगे, इट विल टेक टाइम। हेल्थ इज लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। अगर आप उसको फिक्स डिपॉजिट की तरह देखें तो रातों रात डबल नहीं होती, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 8 साल में होती है? हाँ, 8 साल नहीं, मुझे लग रहा है अभी भी मैं कर ही रही हूँ इन्वेस्टमेंट, तो चल ही रहा है मेरा। छोटा सी कंपैरिजन कर लेते हैं ना, जैसे आप योगा करते हो, मैं योगा नहीं करता, पर मैं एक्टिव हूँ, मैं 8 पॉडकास्ट दिन के कर रहा हूँ। तो मतलब एक जनरल स्टेटमेंट लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जो योगा कर रहा है और जो नहीं कर रहा, क्या फर्क पड़ रहा है मैडम? डिफरेंस आज से 10 साल बाद आपको दिखाई देगा। जब मैं तब भी ऐसे बैठी होंगी और आपका कमर झुक जाएगी, आपकी नीज में प्रॉब्लम आएगा, एंकल में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मोबिलिटी इशू हो जाएगा। आसन प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आप एक्टिव मेडिटेशन में करते हैं, जब आपका ब्रेन फॉगी होने लगेगा। आपने किसी योगी को देखा होगा, जो बड़े गुरुजी महाराज जो एक्टिव योगा प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ आसन नहीं, बाकी चीज़ें भी, उनका पूरी दिनचर्या ही उस तरीके की है, उनका दिमाग ब्रेन फॉग नहीं होता। वो आपका आगने वाले 10 सालों में हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो आपके एंकल का मोबिलिटी कम हो जाएगा। अब वहीं आपका जिस भी बॉडी ऑर्गन का मोबिलिटी कम हुआ, मतलब रेंज ऑफ मोशन कम हो गया। जहाँ रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, वहाँ आपने एक एक डिज़ीज़ को इनवाइट कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ट्विस्टिंग नहीं करी है, ट्विस्टिंग नहीं करी, डायबिटीज़ होएगी। हाँ। अगर आपने प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके लंग का कैपेसिटी अच्छा नहीं होगा, अस्थमा या ब्रीदिंग इश्यूज़ का प्रॉब्लम होने लग जाएगा। आपका पोस्चर करेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपने जैसे बताया आप 8 घंटे के लिए बैठते हैं, तो आपके लोअर बैक का पेन शुरू हो जाएगा, और जहाँ लोअर बैक का पेन शुरू हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह आपके सिनेरियो में आएंगे, एंड देन यू विल कॉल अ डॉक्टर। जब हम हमारी बॉडी को बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के प्रिवेंशन से ही सही कर सकते हैं, तो क्योर की तरफ जाना ही क्यों है। ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ, एक बार योगा टेस्ट करके आता हूँ पहले। अगर आपका सिर्फ मूवमेंट, अच्छा खाना, हम लोग क्या समझते हैं ना, खाने को दुश्मन मानने लग गए हैं कि खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। खाना एक मेडिसिन है, उसको जब तक आप मेडिसिन की तरह खाएंगे, मूवमेंट भी उसी तरीके का मेडिसिन है। जब 2 मेडिसिन कंबाइन हो जाएगी, तो आपको आने वाले समय में ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स आर रिस्पेक्टेड। जब आपको प्रिवेंशन से काम चल रहा है, तो हम क्योर की तरफ क्यों जाए। यही डिफरेंस है एक एक्टिव लाइफस्टाइल में जो योगा प्रैक्टिशनर है, क्योंकि योगा
सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। बस आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके अगर आप अपने आने वाले 10 सालों में डायबिटीज़ से होने वाले खर्चे और भी ज़्यादा बीमारियों से होने वाले खर्चों से बच सकते हैं तो क्यों ना करें। अच्छा मैडम, कुछ सवाल और है पॉडकास्ट के रैपिड फायर में। एक चीज़ जो आप चाहेगी कि हर महिला को अपनी बॉडी के बारे में पता हो। उसकी प्रकृति, बॉडी का नेचर कैसा है। जैसे आपने वात पित्त और कफ अगर कभी सुना हो, तो ये आपकी बॉडी की प्रकृति होती है, नेचर होता है। वैसे इसमें डोमिनेशन 2 जन मतलब कंबाइन होती है, बट किसी एक का डोमिनेंट होता है। अगर आपको आपकी बॉडी का प्रकृति पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पित्त का प्रकृति की हूँ। पित्त प्रकृति जब मुझे पता चला तो मैं फर्मेंटेड फूड बहुत खाती थी, उस वजह से मुझे एसिडिटी और हेडेक होता था। मैंने उसको लेना बंद किया, ना आई एम कंप्लीटली फाइन, मुझे ना एसिडिटी होती है, ना फर्मेंटेशन फूड की वजह से डिस्कम्फर्ट अब मुझे नहीं होता। ये मुझे कैसे पता चला, जब मेरे को लगा कि पित्त मतलब होता है फायर एलिमेंट, मेरी बॉडी का फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करी, अपना वर्कआउट रिजीम चेंज करा, अपना मेडिटेशन बदला, तब मेरी बॉडी एकदम बैलेंस में चलती है। हर वुमेन को अपना ये पता होना चाहिए। इट्स लाइक अ बिना टेस्ट का टेस्ट है ये, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, मूवमेंट कैसा होना चाहिए। ये आपके फिजिकल एट्रीब्यूट के साथ में मेंटल एट्रीब्यूट को भी बताता है। एक योगा पोज जो बहुत ओवररेटेड है, हेड स्टैंड, हेड स्टैंड। हैंड स्टैंड, हैंड स्टैंड हैंड स्टैंड है ही नहीं योगा पोज, बट पूरी मतलब आप पूरा हाथ केवल खड़े हो। हाँ, वो एक्रोबैट्स है। आधी से ज़्यादा इंस्टाग्राम अभी अगर आप वीडियोस देखोगे, स्पेशली फॉरेनर्स, ये क्या कर रहे हैं ना, योगा को एक्रोबैट से कंबाइन कर दिया है। इन्होंने इतना फैंसी बना दिया है योगा आसन कि अब सब उसको देखते हैं इंस्टाग्राम पर, उनको लगता है अब तो यही करना है। एंड इन रिटर्न वो नेक्स्ट डे से उसको प्रैक्टिस करना चालू करते हैं और दे कम अप विद इंजरीज। एंकल में हो गया, कभी रिस्ट में हो गया, तो उनके कभी हेड में हो गया। वो पहले उसकी सॉलिड तैयारी नहीं करते हैं। दे कंसिडर कि नहीं अभी हैंडस्टैंड तो करना ही है योगा है, एंड योगा में हैंडस्टैंड है ही नहीं, हेडस्टैंड है, बट वो भी प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद में। जो भी लोग हेडस्टैंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका कोर, शोल्डर और आर्म स्ट्रेंथ नहीं है तो आप मत कीजिए प्रैक्टिस। और दूसरा, ओवरनाइट सक्सेस। आज मैंने योगा पोज किया, कल मैं उसको परफेक्ट कर लूँ। दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट टाइम। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग योगा में हैंडस्टैंड सबसे ज़्यादा ग्लैमराइज है, जो नहीं होना चाहिए। एक प्रेगनेंसी एडवाइस जो आपको एब्सोल्युटली नॉनसेंस लगती है। मूवमेंट, के मूवमेंट मत करो, बैठे रहो, लिसन टू योर बॉडी। मूवमेंट नहीं, रेस्ट करो, 2 लोगों के लिए खाना खाओ, आपको इतना तो खाना ही पड़ेगा। कैलोरीज अचानक से डबल कर देते हैं, 2400 कैलोरीज खा रहे हैं। अभी आप उतना मूवमेंट नहीं कर रहे हो, पचा नहीं रहे हो, इन रिटर्न क्या मिलेगा? गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, और जो बहुत सारी फीमेल्स को अभी हो रही है, हाइपर एसिडिटी। या तो अचानक से कम खाने लग जाएंगे कि भा नहीं रहा, या फिर जो भी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं आती है वो ये बोलती है तुम तो डबल खाओ, मीठा खाओ, मर्जी पड़े जो खाओ। उनको बोलना चाहिए क्या, कॉन्शियस ईटिंग करो। 200 कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा होना बहुत सही है। इतना सा बच्चा कितना चाहिए उसको। स्मूथी बॉल वर्सेस पराठा ब्रेकफास्ट। कंबाइन, समटाइम इट इज स्मूदी बॉल, समटाइम इट इज पराठा ब्रेकफास्ट। मतलब प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए जिसको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को। जंक फूड, बाहर का खाना। जंक फूड में अंदर पिज्ज़ाज, पास्ताज, चाइनीज, स्पेशली जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। अच्छा दीपिका जी, एक आखिरी सवाल पॉडकास्ट का। इतने सारे आसन हैं, तो इतने सारे आसन क्यों रखे गए? कोई एक ही आसन बना देते। आसन जैसे मैंने पहले बोला, आसन है सुखम स्थिरम आसनम। जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति हो वो आसन होता है। आसन को इंट्रोड्यूस करने का एक मेन कारण था ताकि आपकी बॉडी इलनेस से दूर रहे। और इसके अंदर इतनी बड़ी गुगली ये है, आपको ये सारे आसन इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप मेडिटेशन पोज में लंबा बैठ सकें। दैट्स द ओनली रीजन। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब कोई भी आसन है, मतलब सब आसन ट्राई कर लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसा है। आपको कंफर्टेबल से मेरा मतलब आप यह समझे नहीं। मैं जैसे वीरभद्रासन कर रही हूँ या मैं सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये सारे आसन मैं कर ही इसीलिए रही हूँ ताकि मैं मेडिटेटिव पोज में लंबा बैठ सकूँ। क्योंकि योगा का जो आखिरी लिम्ब है वो है समाधि। समाधि में आप मेडिटेटिव पोज में बैठेंगे या खड़े रहेंगे तो वो तब होगा जब आपके शरीर में व्याधि नहीं होगी। और शरीर की व्याधि को दूर करने के लिए आसन बनाए गए थे। अभी हमने क्या किया, पूरा योगा ही आसन मान लिया है कि पूरा, अगर योगा में मैं 1 घंटा जाके सुबह अपना शरीर तोड़ रही हूँ, दैट इज योगा। प्रॉब्लम ये थी कि शरीर की व्याधियों को नीचा रखने के लिए आसन इंट्रोड्यूस करे ताकि जो जातक है वो अपने उसमें एक मेडिटेशन में लंबा बैठ सके, समाधि लगाने के लिए। अच्छा, उसमें बैठने का एक तरीका बता दो कि वो पाँव ऐसे ही करके बैठना है क्या, और जरूरी है क्या वैसा बैठना? क्रॉस लेग बैठना, सब आप बोल रहे हो? मतलब किस तरह से बैठना जरूरी है? सीधी कमर बैठना,
मतलब मेन पर्पस है। अभी मैं देखती हूँ लोग बाग बैठते हुए तो उनमें अलर्टनेस नहीं होती है। पैर ऐसे जा रहा है, शरीर ऐसे जा रहा है, कंधे झुके हुए हैं। हम लोग स्ट्रेट फिट नहीं बैठते। जैसे अभी मैं भी बैठी हूँ तो आई एम सिटिंग मोर कंफर्टेबली, लेकिन मेरे लोअर बैक पे सपोर्ट मैंने इसीलिए लिया है ताकि मेरे लोअर बैक सपोर्ट पे रहे। तो बैठने का मेन यही है कि आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए। स्पाइन को सीधा से हम समझते हैं इस तरह से स्पाइन सीधा कर लेना, सी बन जाता है पूरा आर्च पे, मतलब आपके स्पाइन पे वो नहीं बनना चाहिए। आपका जो टेलबोन है और हेड है ये एक सीध लाइन में होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, मतलब अभी जैसे अभी हम लाइव करें, कैसे पता चलेगा मुझे? स्टमक आपका बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। आपका जो टेलबोन है और हेड है वो एक सीधा अलाइनमेंट में रहेगा। मतलब अभी आप बैठे और आपको दर्द नहीं होगा। नहीं तो कई बार हम सीधी कमर बैठते हैं तो हमें पेन ज़्यादा होता है। वो पेन इसीलिए हो रहा है क्योंकि अलाइनमेंट इशू। मतलब जैसे एक तो ऐसे यूं बैठा मैं सीधा, एक तो यूं बैठा और एक ऐसे बैठा। ये वाला जिसमें आपका हिप एक्टिवेट हो रहा है। यूजुअली क्या कर रहे हैं हम जब कमर सीधी हिप एक्टिवेट हो रहा वो सही है। हाँ, हिप आपका एक्टिव होना चाहिए क्योंकि हिप एक्टिव होगा तो ही आपका जो टेलबोन है और हेड है वो एक सीध लाइन में आएगा। और उसको अगर ऐसे ऐसे करके बैठ गए तो वो एक्टिव नहीं है। नहीं है। मतलब ऐसे हिप ऐसे हो रहा है, हिप ऐसे हो रहा है। हाँ, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो हिप का मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा फैशन में, वो इसीलिए है क्योंकि हम बैठते गलत है, चलते गलत है, तो उस वजह से आपका हिप का जो मोबिलिटी है वो कम है। तो हिप ओपनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योगा में, क्योंकि वो रूट है, आपके बॉडी का रूट है वो। अगर आपने रूट ही सही नहीं कर रखा तो आपकी बॉडी में मूवमेंट कैसे होगा? मूवमेंट से मेरा मतलब है प्राणा का मूवमेंट, एनर्जी का मूवमेंट। अगर लेमन लैंग्वेज में समझे तो प्राणा इज़ एनर्जी। अगर आपकी बॉडी एक बम्पी बॉडी बना रखी है आपने, आप ढंग से नहीं बैठे, आपके नाडीज़ कहीं पे मतलब नर्व्स समझ लीजिए आप, वो कहीं पे पंच हो रहे तो एनर्जी चैनलाइज़ ही नहीं होगी। जैसे ही आपने आपकी बॉडी के अलाइनमेंट सीधे रख रखे हैं, आपके सारे एनर्जी चैनल्स ओपन हैं, तो बॉडी में एक बहुत अच्छा एनर्जी फ्लो बनेगा जो आपको थकान कम देगा। अननेसेसरी थकान होगी ही नहीं। और ऐसा नहीं है, पुराने योगी मुनि जैसे अब आजकल तो बोलते हैं भाई 7-8 आवर्स की स्लीप लेना ज़रूरी है। आप पुराने मुनियों को देखिए वो 4 से 5 घंटे सोते थे। जैन गुरु है 4 से 5 घंटे सोते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि उनके एनर्जी चैनल्स इतने ज़्यादा ओपन हैं, फिर उनका स्लीप भी एकदम बेबी लाइक स्लीप होता है। जैसे मैंने कहा 7 से 8 घंटा सोना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए, लेकिन अगर आपकी स्लीप एकदम बेबी जैसी है, जैसे योग निद्रा में पॉसिबल है, अगर आप वो डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो 4 से 5 घंटे की नींद भी इक्विवेलेंट टू 7 टू 8 आवर्स की नींद हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी चैनल्स आपके ओपन नहीं है। तो हिप, स्पेशली हिप एंड स्पाइन, इन 2 का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक आसन बोलूँ तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, उसके अंदर 13 आसन होते हैं। आप वो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और वो भी कॉम्बिनेशन में। मतलब 2, 4, 6 ऐसे उसमें। जी भैया जी, प्राणायाम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। प्राणायाम इज़ ब्रीदिंग मेडुलेशंस। आपके शरीर में जो ब्रीदिंग है, जो आपका एनर्जी है, जो मेन आपके शरीर को चलने, फिरने, बोलने की शक्ति दे रही है, दैट इज़ प्राणा। प्राणायाम से मेरा मतलब है ब्रीदिंग में मेडुलेशंस को करना। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स स्टार्ट विद नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके राइट और लेफ्ट साइड के ब्रेन को बैलेंस करता है। वो आप एक तरफ से सांस लेते हैं, उधर से छोड़ते हैं, उधर से लेते हैं। जब आप अपनी बॉडी के ब्रीदिंग के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्राणायाम है। ये आपकी बॉडी के जो नाड़ीज़ होती है उसको प्यूरिफाई करती है। नाड़ी इससे अगर लेमन लैंग्वेज में समझे तो नर्व्स। जितना आपका प्यूरिफिकेशन होगा नाड़ीज़ का, उतना आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, एक्टिविटी अच्छा रहेगा और आपके चित्त और ज़्यादा क्लियर रहेगा। आसन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। प्राणायाम हाँ। और मेडिटेशन, जो साधना ध्यान लगाते हैं वो? साधना ध्यान लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी सांसों को केंद्रित कीजिए। अपने ध्यान को, अपने चित्त को, अपनी अवेयरनेस को अपने सांसों के ऊपर लेकर आइए। जैसे ही आपको वो एकाग्र होने लगेगा, आपका ध्यान लग जाएगा। ध्यान भी 2 तरीके से होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। आसन प्रैक्टिस भी एक्टिव प्राणायाम का पार्ट है, एक्टिव मेडिटेशन का पार्ट है। जितना आसन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतना ध्यान आपका उस समय उसके अलाइनमेंट पे रहेगा, आपका चित्त एक जगह आएगा। जहाँ पे एकाग्रता आ गई, वहाँ आपका मेडिटेशन लगना शुरू हो जाएगा। इसको समय लगता है, बट हो जाता है। कितना टाइम लगता है? कौन कब प्रैक्टिस कर पाएगा, कितने टाइम में हो पाएगा? अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो 1 ईयर। मेडिटेशन लगाने में इतना टाइम लगता कितने घंटे बैठते हैं मेडिटेशन में? है। मेडिटेशन में मैं अभी 20 टू 25 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाती। अब मेरा ऐसा है कि मेरे को अब मेडिटेशन स्टेट में मुझे कुछ ना तो नज़र आता है, ना कुछ मुझे नज़र करना होता है। मेरे थॉट्स अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं और मेरे को एक स्टिलनेस फ़ील होती है अंदर से। उस समय ना मेरा शरीर हिल रहा होता है या कुछ भी नहीं हो रहा होता। अपना दिमाग एक जब चित्त शांत हो जाता है और उसके बाद जो मेरा
चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो बदलता है। चमत्कार होते हैं अगर मेडिटेशन करते हैं तो? मैं नहीं मानती। हो सकते हैं कुछ-कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, आसन कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कर रहे हैं, तो जैसे कुंडलिनी योगा का अगर आपने नाम सुना है, तो उसके अंदर ये होता है कि हाँ, उनसे सिद्धियाँ मिलती हैं। बट ये वही वाली बात है, अगर आपको कोई बता रहा है कि उसे सिद्धि मिली है, तो उसे नहीं मिली है। क्योंकि सिद्धि जिसको मिली है, वो बताएगा नहीं। तो ये वैसा सीन है। तो ऐसा कह सकते हो कि हाँ, हो सकता है, एक अवेयरनेस आ जाती है। जब मैंने कुंडलिनी योगा के बारे में पढ़ा, उसकी एक प्रॉपर बुक है कुंडली अवेयरनेस पे, वो बुक मैंने पूरी पढ़ी। एंड में मुझे उसका एक ही कन्क्लूज़न समझ में आया दैट इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। आप कितने सतर्क से नहीं, चेतना, आपकी चेतना कितनी अच्छी है, सब उस पे डिपेंड करता है। इट इज़ ऑल योर अवेयरनेस। अगर आप अपने शरीर के प्रति, अपने आस-पास के प्रति अवेयर हैं, तो आपकी कुंडलिनी जग रही है, उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कहते हैं कि हाँ, जगा लो तो एक थर्ड आई ओपन हो जाती है, ऐसा कुछ है। बट अगर वो प्रैक्टिस के बाद ही करनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो इट एक्सिस्ट। बिकॉज़ वो सिद्धि-विद्धि है, वो जिसको मिली है वो बताएगा नहीं और जो बता रहा है उसको मिली नहीं है। तो जिसकी कुंडलिनी जगी है वो बताएगा नहीं। मतलब दीपिका जी, क्या मेडिटेशन सिर्फ बैठ के एक जगह ध्यान करना ही है? मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है आप एक जगह बैठ के आँख बंद करके ही कर रहे हैं। यदि आप अपने काम में पूरी तरह से एकाग्र होके उस समय उस स्थिति पे मौजूद है, जैसे जो जिसे बोलते हैं दृष्टि और दृष्टा। जब दृष्टि और दृष्टा एक हो रखा है, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में ही हैं एंड इट इज़ द ईज़ीएस्ट थिंग टू प्रैक्टिस। जैसे मैं खाना बना रही है लेडीज़ और उसका ध्यान उस समय पूरा वहीं पर रहेगा, तो वो मेडिटेटिव स्टेट है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन के लिए आपको एक जगह बैठना है। वो एक स्थिति है जो आपको बाकी सारी स्थिति में मेडिटेटिव स्टेट में रखती है कि मुझे इस समय इसी पे ध्यान देना है। जो एक्टिव मेडिटेशन है, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव मेडिटेशन। तो मतलब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। हाँ, अपना स्टेट है वो। मेडिटेशन इज़ नॉट अ अचीवमेंट, इट्स अ स्टेट। वो आपका एक स्टेट है, अचीवमेंट नहीं है वो। क्योंकि अगर अचीव कर लिया तो उसके आगे कुछ है ही नहीं और ये तो आगे बढ़ता जाता है। समय के साथ आपका वो जो इंटेलिजेंस, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, तो वो बेटर ही होगा, एफिशिएंट होगा। ये वो स्टेट है। आप और मैं बात कर रहे हैं, ये भी मेडिटेटिव स्टेट है कि हम इस समय इसी जगह पर मौजूद है, हमारा ध्यान कहीं और नहीं है, जिसे बोलते हैं फिज़िकली हियर, मेंटली समवेयर एल्स। हम वो नहीं, तो वी आर इनटू मेडिटेटिव स्टेट। इट इज़ ईज़ी। योगिक लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट यूज्ड टू बी अ रेगुलर लाइफ़स्टाइल। नाउ इट हैज़ बिकम फैंसी कि अगर आप किसी अच्छे से स्टूडियो में जा रहे हो, ऐसा पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसको फैंसी बना दिया। पुराने लोग अगर आज से 100 साल, 150 साल पहले का लाइफ़स्टाइल, आजकल तो बुक्स में सब अवेलेबल है, अगर आप वो पढ़ते हो तो उसके अंदर ये रेगुलर लाइफ़स्टाइल का पार्ट था उनका। उनको इसके लिए अलग से एफ़र्ट नहीं लेना पड़ता था। हम लोग हमारी क्लासेस में यही सिखाते हैं कि आप जितना हो सके इन पे एफर्टलेस एफर्ट करने की कोशिश कीजिए। अब तो वो फोर्स्ड नहीं रहेगा और जहाँ वो फोर्स्ड हो जाएगा वहाँ आपका दिमाग रिपल्सिव हो जाएगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। दीपिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए।